Hi, everybody. It is never too late. It is never too late to start over. Never too late to be happy. Today is 4th, 5th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, this is Prelims 2023 कोर्स. आज हम इंडियन हिस्ट्री में रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्म्स इंडियन नेशनल मूवमेंट में. और मॉर्निंग क्लास में ज्योग्राफी कंटिन्यूड है. ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया है. फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी. सिमिलरली टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है ये भी अभी बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है. टेस्ट सीरीज में हम एमसीक्यूज, क्विजेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ये सारे डायरेक्ट लाइव सेशंस में सारे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके, देन दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी. ये है टेलीग्राम क्विज. तो जैसे ये 5 एमसीक्यूज हैं, इन 5 एमसीक्यूज की संख्या बढ़ा देते हैं. तो दिस विल बी जो हम टेस्ट सीरीज में क्विज और फुल लेंथ टेस्ट में इस फॉर्मेट में सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ओके, दिस इज वोकैबुलरी का पहला वर्ड है फ्रेजल. फ्रेजल मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, फटीग, लेथार्जी. आर्मामेंट मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, फायर आर्म्स, ऑर्डिनेंस. अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, शोइंग ऑफ फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न. अनइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट, अनकंसर्न ये नहीं होना चाहिए. ड्विंडलिंग का मतलब है कम होना, ग्रेजुअली डिमिनिशिंग इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ. डल सेट मीन्स है प्लेजर दे रहा है वो, कंटेंटमेंट टू द माइंड और सेंसेस, आनंद कर, डिलाइटफुल, एंजॉयबल. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. डल सेट, ड्विंडलिंग, अपैथेटिक, आर्मामेंट. Then this is phrasal. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये क्विज 225 है. बोट रेस जो केरला में होती है इसको ओणम फेस्टिवल में मनाया जाता है. ओणम फेस्टिवल में स्नेक बोट रेस. जलीकट्टू, अभी न्यूज भी है जलीकट्टू रिलेटेड एडिटोरियल. जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विद इंडियन फेस्टिवल ऑफ पोंगल. एनुअल फेयर होता है राजस्थान में जिसमें कैमल ट्रेडिंग होता है, उसका नाम है पुष्कर मेला. रथ यात्रा पुरी में है, ये सेलिब्रेट की जाती है इन ऑनर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. पर्यूषण एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैन कम्युनिटी का. आज के सवाल है, विच गवर्नर जनरल्स यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर. द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद कौन थे. इन विच प्लेस वॉज द रेवतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड. Which governor general was credited with the initiation of the paramountcy? Which British governor general introduced postage stamp in India? So ये 5 vocab words है आज के लिए. ये 5 सवाल है आज के लिए, quiz questions. ये सी सेट है. See this question carefully and answer. Pipes and cistern का ये प्रॉब्लम है. पाइप्स हैं, उनका फिलिंग रेट दिया हुआ है, आपको बताना है कितने टाइम पर ये कंप्लीटली फिल होगा. Similarly, ये second question है. This is second question. I will tell the second question separately. This is the only question for today. Pipes and cistern. Okay. CSET में बिल्कुल वरी नहीं करना है. अभी जनवरी में हम प्रायोरिटी में कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते हैं. फेब मार्च में टाइम आएगा CSET का. मीनवाइल आप सारे बेसिक्स को रिवाइज करते चलिए और 1 या 2 सवाल डेली बेसिस पे सॉल्व करिए. दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट. ओके, ज़्यादा फोकस अभी GS1 में करिए, GS1 में. और लिखना तो ऐसा है कि हमें डेली लिखना चाहिए, तो ये राइटिंग प्रैक्टिस है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. ज्योग्राफी क्या होता है. ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, द वर्ड इज किल्न, वी आर क्ले. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी. इसके वेरियस कितने फीचर्स हो सकते हैं, कितने डायमेंशंस हो सकते हैं एज अ डिसिप्लिन. इस पर एक बड़ा अच्छा सा शॉर्ट नोट तैयार करिए. ऐसे सवाल भी हमें आना चाहिए जिसमें हमें इनपुट्स डालने पड़े, क्रिएटिविटी डालनी पड़े, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़े. सो थिंक. प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट्स. अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. वेस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स, ये वेस्टर्न घाट है. आप टूवर्ड्स वेस्ट वाली रिवर्स भी बताइए और टूवर्ड्स ईस्ट वाली भी बताइए, वेस्टर्न घाट्स. ओके, सो ये 2 सवाल है आज के लिए. देन अब आते हैं सोशल मीडिया में. तो ये है थांग का पेंटिंग. ये जो कंपाइलेशंस है ना, कल्चर एटसेट्रा, ग्लॉसरी, ये बड़े अच्छे कंपाइलेशंस में इंस्टाग्राम में शेयर कर रहा हूँ, हैव अ लुक. ये थांग का पेंटिंग है. थांग का एक स्क्रॉल पेंटिंग है. स्क्रॉल मतलब लाइक उसको रोल कर सकते हैं.
डिपिक्टिंग इवेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल सिग्नेल्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ बुद्धिस्ट डीटीज एंड मंक्स। तो जो थांका है वो बुद्धिज्म की है। ये प्रैक्टिस्ड ट्रेडिशन है, रिगरस ट्रेनिंग आर्टिस्ट को दी जाती है ताकि वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स का बहुत फेथफुली प्रोड्यूस कर पाए। तो दिस इज कॉल्ड थांगका पेंटिंग। तो थांका का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, मेडिटेशन में ये इस्तेमाल होता है। ईच कलर इन दिस पेंटिंग एनोटेट्स अ डिफरेंट डीटी एंड मीनिंग इन बुद्धिज्म। तो कलर का यहाँ बड़ा सिग्निफिकेंस है, हर कलर एक अलग डीटी को बताता है। ये है आमला की पानका। सी, ये एक ट्रेडिशनल इंडियन गूसबेरी है, आमला को गूसबेरी बोलते हैं। गूसबेरी ड्रिंक है, ये फ्रूट्स एंड रूट से बनता है। इसमें वाइटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आमला विटामिन सी। तो एक ऑथेंटिक इंडियन आयुर्वेदिक ड्रिंक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसका, ग्रेट टेस्ट है और हेल्थ बेनिफिट्स भी है। आप हैं आर.डी. बर्मन साहब, राहुल देव बर्मन साहब, इंडियन म्यूजिक माइस्ट्रो। तो ये लेजेंडरी आर.डी. बर्मन साहब हैं। पायोनियर आप रहे हैं इंडियन फिल्म म्यूजिक के, हु लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन द इंडस्ट्री विद हिज यूनिक स्टाइल एंड टाइमलेस कंपोजिशन। क्या आप एक कोई अच्छा सॉन्ग बता सकते हैं आर.डी. बर्मन साहब का? वेरी पॉपुलर। आर.डी. बर्मन साहब को माना जाता है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का लाइक ट्रेंड सेटर। देन ये है बरिंद्र कुमार घोष जी। तो ये रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आपकी बर्थ एनिवर्सरी है। आपने सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया था जुगांतर, और एक फिटनेस क्लब भी था बंगाल में। इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यंग रिवोल्यूशनरीज को अलॉन्ग विद बाघा जतिन। तो बरिंद्र कुमार घोष साहब। ये है ब्रेल, दिस इज कॉल्ड ब्रेल। ये है ब्रेल। ब्रेल क्यों होता है? ब्रेल ऐसा होता है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, चैलेंज्ड है, तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेल वो भी पढ़ सकते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेल डे है, वर्ल्ड ब्रेल डे है। तो ब्लाइंडेड एट द एज ऑफ 3, लुई ब्रेल डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग एंड राइटिंग, और इसको बोला जाता है ब्रेल लिपि। तो जो साइटलेस पर्सन है वो भी ब्रेल के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो ये वर्ल्ड ब्रेल डे है 4 जनवरी। ब्रेल प्रेस स्कीम, ब्रेल प्रेस होता है, इसमें एक्चुअली उभार होता है, ऐसा उभार होता है, और इस उभार को हम इसे छू के उसको बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अभी ये भी एक मैंडेटरी हो गया है प्रोविजन की, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ इस टाइप से ब्रेल का भी इस्तेमाल किया जाए, जैसे 14, 13, 12 है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेल जो विजुअली चैलेंज्ड है वो भी रीड कर पाएंगे। तो ब्रेल साइनेज जैसे यूज किया गया है इंडियन रेलवे कोचेस में भी। तो बर्थ एनिवर्सरी है लुई ब्रेल की, जिन्होंने इन्वेंट किया था ब्रेल लैंग्वेज 1809 में। तो वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं 4 जनवरी। अब देखो न्यूज़पेपर हमारे दिस नोट्स में भी सी, दीज आर नोट्स, 2000 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, और यहाँ ऐसे उभार है। तो ब्रेल करेंसी नोट्स इंडिया में है, और इंडिया ओनली कंट्री है जिसपे करेंसी नोट्स ब्रेल लिपि में प्रिंटेड है। आज ही एक्सरसाइज देखना, 500 रुपी के नोट में आपको ये क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है? दिस इज ब्रेल। तो ब्रेल मैप्स भी हैं ताकि जो विजुअली चैलेंज्ड है वो यूजर फ्रेंडली सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके, एक्वायर कर सके। तो वर्ल्ड ब्रेल डे। ऑलराइट, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आज हम 4 जनवरी देखेंगे, 5 जनवरी देखेंगे। अभी 2-3 दिन न्यूज़ थोड़ा स्टेबल नहीं रहेगा। मंडे से हम न्यूज़पेपर सेशंस को रेगुलर स्टेबलाइज कर देंगे, मंडे से स्टेबलाइज कर देंगे। ज्योग्राफी मॉर्निंग क्लासेस स्टेबल हो गई है, इवनिंग 8 PM क्लासेस भी स्टेबल हो गई है। टेस्ट सीरीज को अभी स्टेबल करना है, और मंडे से न्यूज़पेपर स्टेबल हो जाएगा हमारा। नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखो, जो हमारा काउंसिल होता है वो स्विम टुगेदर सिंक टुगेदर होता है। कई बार मिनिस्टर्स ने जो काउंसिल के हैं आउट ऑफ पार्लियामेंट में नहीं, कहीं पब्लिक पर्सनल स्पेस में भी कोई स्टेटमेंट दिया है, तो क्या वहां पे भी उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट कराना पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर इंचार्ज रहेंगे कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्टीयर करे, डायरेक्ट करे। Statement by a minister cannot be attributed vicariously to government by invoking principle of collective responsibility. अगर एक किसी मंत्री ने इंडिविजुअल कैपेसिटी से, पर्सनल कैपेसिटी से कोई जवाब दिया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, तो क्या वो सीधा सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट माना जाएगा? ये सवाल है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर डजंट हैव डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर ऑल मेंबर्स, ऐसा बेंच ने कहा। तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम साहब ने कहा, द स्टेट इज अंडर अ ड्यूटी टू अफर्मेटिवली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन अंडर आर्टिकल 21।
देयर इज अ थ्रेट टू पर्सनल लिबर्टी इवन बाय अ नॉन स्टेट एक्टर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ में भी पढ़ते हैं, विप में भी पढ़ते हैं, एक बार आप जैसे चुनाव जीत के किसी पार्टी के थ्रू गए हैं, मंत्री बन गए, तो क्या आपकी इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी फिर, ये एक सवाल होता है। तो स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू इंटरवीन व्हेन एक्ट्स ऑफ प्राइवेट एक्टर में थ्रेटन द लाइफ ऑफ लिबर्टी ऑफ अनदर इंडिविजुअल। तो सी अगेन वही बात है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये हमेशा एक क्वालिफाइड मैटर रहेगा। तो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस अगर लग गए कि मिनिस्टर्स बिकॉज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उनका एवरी रिमार्क हमेशा गवर्नमेंट का कलेक्टिव ऑफिशियल रिमार्क माना जाएगा, इस पे सवाल है। तो यही कहा गया है कि स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर इवन इफ इट ट्रेसेबल टू एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट और प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टैंड है। तो लेट अस सी अब इसमें आगे क्या डिसीजन होता है। तो जो हमें यहाँ पे पॉलिटी समझना है वो ये है कि जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट कॉम की, और एक होता है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दिया गया है, पार्लियामेंटेरियंस को फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़रूरत ज़्यादा है, बिकॉज दे आर लाइक आवर रिप्रेजेंटेटिव। वो फ्रीली हमारे सारे मुद्दों को विदाउट एनी फियर और फेवर रखने की क्षमता रखनी चाहिए। सो दिस इज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट ये एब्सोल्यूट भी नहीं होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी लाइक मेरिट इसमें होना चाहिए। सो नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ लिखा है वी डू नॉट बिलीव इन वॉर बट वी विल फाइट इफ फोर्स टू। तो सी जैसा अभी चाइना के साथ डिफिकल्टी है, तो पहले भी हम इनिशिएट नहीं करते हैं वॉर, बट अगर फोर्स्ड होगा तो वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड। और इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है बॉर्डर एरिया में। तो वर्ल्ड में अभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, देन चाइना एंड ताइवान कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो द आइडिया इज वी डू नॉट बिलीव इन कॉन्फ्लिक्ट्स, वी बिलीव इन पीसफुल रिजोल्यूशन, डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बट अगर पुश टू द कॉर्नर तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड टू फाइट। देन दिस इज आधार। आधार का जो नंबर है, आधार का नंबर अब बड़ी आसानी से चेंज हो सकता है, UIDAI ने बताया। एड्रेस चेंज हो सकता है, एड्रेस। तो अब क्या होगा कि जैसे कई बार वी मूव करते हैं फ्रॉम वन रेसिडेंस टू अनदर, तो आप आधार में अब अपना एड्रेस बहुत इजीली चेंज कर पाएंगे। 18 साल का आपको होना होगा, एनीवन अबव द एज ऑफ 18, या फिर आप हेड ऑफ फैमिली की तरह एक्ट कर रहे हैं, आप आधार कार्ड का एड्रेस न्यू प्रूफ प्रोवाइड करिए, और लाइक रिलेशनशिप, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, और ये अराउंड 50 रुपी का चार्ज में ये पूरा इजीली हो जाएगा। सो द पॉइंट इज आधार में अब आपका एड्रेस चेंज होना बड़ा आसान हो गया है। साइंटिफिक कम्युनिटी मस्ट वर्क टू फुलफिल कंट्रीज नीड्स। सी अभी 108th इंडियन साइंस कांग्रेस था नागपुर महाराष्ट्र में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस किया, और इस बार ये बताया कि हमें सेल्फ एम्पावरमेंट होना है, सेल्फ एम्पावरमेंट। अवर थिंकिंग इज नॉट मेयरली टू एम्पावर विमेन थ्रू साइंस बट ऑल्सो एम्पावर साइंस बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन। जैसे एक वर्ड होता है स्टेम, कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेम? साइंस में काफ़ी यूज होता है स्टेम। तो स्टेम में विमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है, विमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है, इसको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बताया कि जो हमारी ओवरऑल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो सेटअप है, इकोसिस्टम है, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन बढ़ना चाहिए। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इज प्रूव दैट विमेन एंड साइंस आर बोथ प्रोग्रेसिंग इन द नेशन। ओके, तो ये तो हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। जो नेक्स्ट है वो है कॉल फॉर परमानेंट कैंसिलेशन ऑफ बॉक्साइट माइनिंग। उड़ीसा में बॉक्साइट बहुत मिलता है, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट के ओर्स, और इसके एक्सट्रैक्शन से डैमेज होता है एनवायरनमेंट को। तो अक्सर बात ये आती है कि जो क्लियरेंस है उसमें लोकल पीपल, ग्राम सभा एट्सेट्रा का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और परमानेंट कैंसलेशन करना चाहिए अगर एनवायरनमेंट वहाँ पर कंसर्न्स नहीं माने गए। बिकॉज इससे क्या होता है, जो आसपास कम्युनिटी रहती है वहाँ हेल्थ डिटीरियोरेशन होता है, हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। दिस इज अ बिग ट्रबल। देन सी 118th नेशनल स्काउट्स गाइड है, ये नेशनल स्काउट्स गाइड। तो यहाँ पर वेन्यू है और प्रेसिडेंट मैम ने इसको एड्रेस भी किया। तो ये स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स, दिस इज रियली ऑसम।
देन दिस इज ओवरली डिफरेंशियल है वाइल अपलोडिंग डीमोनेटाइजेशन सुप्रीम कोर्ट, लाइक यहाँ एडिटोरियल टेक है, इसकी बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। डीमोनेटाइजेशन नवंबर 8 2016 में हुआ था। 500 और 1000 के नोट्स जो सर्कुलेशन में थे उसको बंद कर दिया गया। फिर बाद में अभी एक केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो भी डिसीजन आया है ये विद इन लॉज है, विद इन लॉज है। डीमोनेटाइजेशन का जो पर्पस था वो ये था कि फेक करेंसीज, काउंटरफीट करेंसीज, करप्शन, इलीगल जो डिफरेंट एक्टिविटीज है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एटसेट्रा, इसको चेक करना एट द सेम टाइम डिजिटाइजेशन को बढ़ाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोसीजर अपनाया था गवर्नमेंट में वो वेल विद इन द लॉ है। स्लो एंड स्टडी ये ब्राजील है और यहाँ पे बात है प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएलिटी इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अब देखो मैं बताता हूँ न्यूज़पेपर कैसे वर्कआउट होता है। ये एक आर्टिकल आया, लीड आर्टिकल आया, यहाँ पर एक एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट, इन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स बताए एनिमल राइट्स के, आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि ये जो जलीकट्टू है इसमें क्या होता है, बुल फाइटिंग होता है, बुल को ऐसे टेम करने की कोशिश की जाती है और कई बार ये होता है कि इससे ह्यूमन लाइफ भी सैक्रिफाइस हो रहा है, ह्यूमन लाइफ भी रिस्क पे है और बुल के भी जो राइट्स हैं वो भी रिस्क पे हो रहे हैं। तो क्या ये क्रुएलिटी नहीं हो गया एनिमल्स में? अब एक तरफ ट्रेडिशन हो जाता है, कल्चर हो जाता है और दूसरी तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल प्रैक्टिसेस, बट ये भी तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राइट टू लाइफ, लाइफ में एनिमल भी है, प्लस यहाँ पे हमारा डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, एनिमल क्रूएलिटी से रिलेटेड लॉज भी है। तो ये क्लैशेज हो रहा है। इस पे अब देखो न्यूज़पेपर कैसे वर्क करता है। ये यहाँ पे एक लीड आर्टिकल आया, अब अगले ही दिन इसमें एक एडिटोरियल आएगा और एक डिटेल्ड आर्टिकल आ गया जलीकट्टू कल्चरल प्रैक्टिस और क्रूएलिटी। तो न्यूज़पेपर हमको ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए कि हम एक ही दिन पे उस पर कंप्लीट व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश करें, ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। न्यूज़पेपर हमेशा ग्रेजुअली पढ़ना चाहिए, ग्रेजुअली, कि आज हमने जैसे हेडलाइंस पढ़ लिया, इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सीख ली, कल हम इसका एडिटोरियल टेक देखेंगे, फिर कोई एक एक्सप्लेन सेक्शन देखेंगे, तो इससे ना लेयर्स में हमारी बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स डेवलप होते हैं। अब जैसे इसके बेसिक्स जानते हैं, एनिमल क्रूएलिटी क्या है। जैसे ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 है इक्वालिटी, 21 राइट टू लाइफ, क्रूएलिटी टू एनिमल्स है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट है 1960 भी। मेंस में पूछा जा सकता है कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो ऐसे कल्चरल प्रैक्टिसेस में इंटरवीन करना चाहिए, एनिमल राइट्स भी कंजर्व करना हमारा अधिकार है। अब क्या होता है, 2014 में एक केस आता है, नागराजा केस आता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है, रिमेंबर दिस केस, इसमें जल्लीकट्टू को इलेजिटिमेट बता दिया जाता है कि जल्लीकट्टू अलाउड नहीं होगा, ये क्रूअल है, एनिमल को अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग हो रहा है। पर इस बात पे बहुत ज़्यादा फिर प्रोटेस्ट भी होता है, काफ़ी लीडिंग पर्सन्स होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, दिस इज एनक्रोचमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन देयर पर्सनल एंड कल्चरल राइट्स लाइक दैट। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था? The hearing underlined the deficiencies inherent in the Constitution when it comes to addressing questions of animal welfare. Animal welfare के बारे में Constitution में लिखा हुआ है, but at times उसका interpretation कैसे हो रहा है, उसमें deficiency आ जाती है। For example, animal welfare Constitution में क्या लिखा है? एक तो fundamental right है, अब right to equality है तो वो animals में भी होना चाहिए, 21 right to life है वो animals का भी होना चाहिए। तो पर्सन का क्या मतलब है? पर्सन मतलब केवल ह्यूमन बीइंग या फिर कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, ट्रस्ट एटसेट्रा, या फिर ये जो एनिमल्स हैं वो भी तो लिविंग बीइंग है? नो। आर्टिकल 48 में लिखा है स्लॉटर ऑफ काउज कम करना है, नहीं होना चाहिए, काव्स एंड अदर मिल्क एनिमल्स, इनकी ब्रीड को इम्प्रूव करना है, तो ये भी उससे रिलेटेड हो गया, बुल ब्रीड इम्प्रूवमेंट एटसेट्रा। 48A होता है सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। फिर आता है 1960 PCA, इसमें क्रिमिनलाइज कर दिया है क्रूएलिटी टू एनिमल्स को। सो द पॉइंट इज ये जितना वेलफेयर है कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे रिलेटेड कैसा इंटरप्रिटेशन होगा इसके एग्जीक्यूशन में। अब जलीकट्टू आता है, तो नागराजा केस में बताया कि जलीकट्टू जो है ये फॉरबिडन, जैसे क्रूएलिटी हो रहा है इसमें। पर अब ये जो मैटर होता है तो तमिलनाडु गवर्नमेंट PCA एक्ट को 2017 अपना अमेंड कर देती है और जलीकट्टू को एक्सक्लूड कर देती है कि दिस इज नॉट अ क्रूएलिटी एक्ट। और इसकी रिव्यू की बात होती है। रिव्यू ये होता है कि ये जो लेजिस्लेशन है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, या फिर ये जो लॉ है ये वायलेट तो नहीं कर रहा है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं हमारे। ऐसे एक काफ़ी बहस होता है यहाँ पे। पेटिशनर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास
लॉज हैं इस पे नियम बनाने के, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल्स है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब राज्य भी और केंद्र भी दोनों लॉ बना सकते हैं। नागराजा केस में जल्लीकट्टू में बार बार बात होता है और बोला जाता है कि क्या ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के भी अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है कि हमारा क्रुएलिटी नहीं करना है, एनिमल राइट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे अभी डिस्कशन चल रहा है। अगेन इसमें हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड वर्जन नहीं देखना चाहिए, हमको केवल पॉलिटी, एथिक्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बातें उठानी चाहिए। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? राइट इन आर्टिकल 21 इज कॉन्फर्ड क्या केवल ह्यूमन बींग्स में है? क्या इसकी रीजनेबल रीडिंग होना चाहिए? बिकॉज 21 जो आर्टिकल है ये ड्यू प्रोसेस होता है या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है? टेल, आर्टिकल 21 को इंटरप्रिटेशन ड्यू प्रोसेस पे है या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे? तो ये बातें हैं यहाँ पे कि एक तरफ कल्चरल राइट्स आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि जैसे ये स्पोर्ट्स है, इसे स्पोर्ट्स के कारण ब्रीड पे हम वर्क करते हैं, मोनेटाइज होता है, उसका ब्रीड कंजर्वेशन होता है, लाइक दैट। प्लस इससे स्पोर्ट्स से एक्चुअली में बुल को हार्म नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आता है कि ये क्रुएलिटी है, तो इस पे एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अब ये जो डिसीजन है ना, ये कल्चरल प्रैक्टिस का अभी ये मैटर काफ़ी रहेगा अभी न्यूज़ में, इसको हम देखेंगे, अभी इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। ओके, 2017 में इसको हटा दिया था जल्लीकट्टू को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। अब लेट अस सी, क्योंकि एक रिलीजियस कल्चरल इवेंट भी है और यहाँ पर जैसा बोला गया एक टूल है फॉर कंजर्विंग दिस प्रीशियस इंडिजिनस ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक, हॉस्टाइल हो जाएगा कल्चर के लिए और कम्युनिटी की सेंसिटिविटी को भी एड्रेस करना है हमें। तो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, लेट अस वेट एंड वॉच। तो ये है प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएलिटी इज अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। इट इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू एम्ब्रेस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। अब सी, जो यूक्रेन क्राइसिस हुआ ना, इसने सारे वर्ल्ड की मिलिट्री बहुत केयरफुली इसको ऑब्जर्व कर रही है कि किस तरीके से वेस्ट का स्टांस हुआ, किस तरीके से यूक्रेनियन फोर्स फाइट कर रही है रशियन फोर्सेस के साथ। तो अभी चाइना के साथ भी हमें डिफिकल्टी है, पाकिस्तान के साथ भी डिफिकल्टी है, तो हमें हमेशा वॉर रेडी होना चाहिए, लेसन सीखने चाहिए। वी हैव अ डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी दैट वी हैव नेवर हैड, अभी जयशंकर साहब ने कहा। ओके, अब बात यह है कि वी वांट पीस, हम इसका पीसफुल सॉल्यूशन भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ओके, तो पब्लिक कॉन्शियसनेस होता है, इलेक्शन का टाइम है, ब्रिज कोलैप्स, यात्रा, ऐसा ये सारा दिया हुआ है। द पॉइंट इज कि हमें बैटल, स्पेशली जो फौज है, उसको हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में। मल्टी डोमेन क्या होता है कि फौज का मतलब ये नहीं होता है कि बस जाके आपको सामने फ्रंट पे लड़ना है। इसके बहुत सारे फ्रंट्स हो सकते हैं, कुछ विजिबल कुछ इनविजिबल फ्रंट्स हो सकते हैं। तो लूजली द नेचर ऑफ वॉर इज चेंजिंग। हमें मल्टी जो ऑपरेशन है डोमेन में, तो ऐसा नहीं कि हमें केवल लैंड, सी, एयर, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन सब चीज़ों को हम समझें। हम इसके ऑपरेशंस में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देखें। मल्टीपल डोमेन्स हैं, स्पेस है, इनको कन्वर्ज करें, स्ट्रेंथ अपनी जाने, एडवर्सरी की भी स्ट्रेंथ जाने। टू नो योर एनिमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सब में टोटलिटी में वर्क करें। तो मल्टीपल डोमेन्स में एक्सपर्टीज होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना, पॉलीमैथ हो रहे हैं, या फिर अब सिलेबस भी ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट को भी मैथ्स आनी चाहिए, जो मैथ साइंस स्टूडेंट है उसको भी ह्यूमैनिटीज़ आना चाहिए। मल्टी डोमेन इज रिक्वायर्ड। आर्मी की कोस्टल मिसाइल बैटरी है, वो स्ट्राइक कर सकती है एनिमी के नेवल बेस को भी, अगर वो उसकी रडार में आ रहा है। एयरफोर्स एयरक्राफ्ट भी वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो सिनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब ऐसा स्टैंड अलोन नहीं होगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ दिस फौज ओनली, नो, मल्टी डोमेन स्पेशलिटी इज रिक्वायर्ड। तो सिमिलरली हमें टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, इन तीनों चीज़ों को वर्क करने की ज़रूरत है। कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यूक्रेन वॉर में आपने देखा स्टारलिंक ने इंटरनेट प्रोवाइड किया, ये क्रूशियल हो गया यूक्रेनियन का इस वॉर को आगे कैरी करने में। तो कमांड सेंटर्स, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, तो मल्टी डोमेन हमें रखना है और C3 पे हमें वर्क करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होने वाली है। हमारे जितने सेंसर्स हैं, इंफॉर्मेशन इनपुट सोर्सेज हैं, वो केपेबल होने चाहिए, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स होने चाहिए, और मेन स्ट्रक्चर लिंकेजेस होनी चाहिए कि हम एनिमी कंट्री के रिसोर्सेज को जैम कर दें, उनको एक्सेस नहीं मिले, लाइक दैट। तो द आइडिया इज कि जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, प्लानिंग, एक्विजिशन, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, ये सारे फाइनेंशियल साइंटिफिक वर्क हमें वहाँ पे प्रॉपरली प्लेस्ड करने हैं।
अब चाइना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एडवर्सरी हो सकता है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से सारा वर्ल्ड बहुत अच्छे से नोट्स ले रहा है, लेसन्स सीख रहा है वहाँ पे कि किस तरीके से यूक्रेनियंस ने फाइट किया रशिया से। तो 4 pronged स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। पहला, शॉर्ट टर्म ट्रेडिशनल फिजिकल डोमेन्स स्टेबलाइज करें, जैसे क्रिटिकल डेफिशिएंसी नहीं हो जाए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम उसको सेफ गार्ड करें। साइबर थ्रेट्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाया इंटरनेट होता है, इसको हम चेक करें। सिंक्रोनाइज वे में किस तरीके से जो हमारा डेटा है वो इंश्योर्ड रहे। एक पायलट प्रोजेक्ट ले और जो चैलेंजेस हैं, जैसे एमडीओ को, मल्टी डोमेन को इम्प्लीमेंट करने पर वेस्टर्न लिटरेचर्स हम देखें, हमारा इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, इसको एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें वेरियस पायलट प्रोजेक्ट से। और फाइनली फंडामेंटल्स करेक्ट रखें, जो हमारे पर्सनल है वो वेल ट्रेन होने चाहिए, वेल ट्रेन होना चाहिए, इनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देना है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बैटल फील्ड्स अब पहले जैसे फिजिकल ब्रॉल्स नहीं है, साइबर एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो अगेन वी हैव 2 hostile neighbors, so we have to be very very careful, we have to be very very careful, all right। so ये है मल्टी डोमेन operations। then this is next one, the link between diabetes, wealth and awareness। सी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, हेल्थ को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ऑन द लीगैलिटी ऑफ इजराइल ऑक्यूपेशन, अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, व्यू पॉइंट्स भी पास नहीं करेंगे, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने भी देखा, अभी वहाँ से एब्सटेन हो गए थे जो रिजोल्यूशन आया था। हम बस टू स्टेट जो थ्योरी है उस पर बिलीव करते हैं, उसको आगे बताते हैं। पीसफुल सॉल्यूशन होना चाहिए इजराइल का भी और पैलेस्टीन का भी। आईसीजे में ये मैटर जाएगा, आईसीजे डिसीजन लेगा भी, तो आईसीजे के पास कोई बाइंडिंग पावर नहीं है एनफोर्स करने की। सो लेट अस सी। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना जरूरी है। अभी एक ड्राफ्ट बिल है, अब देखो यार ड्राफ्ट बिल की बातें आई, अगले दिन एडिटोरियल आ जाएगा। तो अभी बस हमें ये जानना है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो इरेगुलरिटी हो रही है उसको हम कैसे चेक करें। जैसे वहाँ पे डेटा का क्या है, फाइनेंस का कैसे वर्क हो रहा है, यूजर्स के ऊपर क्या क्या आ रहा है, ऑनलाइन गेमिंग्स के थ्रू साइकोलॉजिकल अदर एस्पेक्ट्स क्या हो रहा है। तो इस पे मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बिल लेके आ रहा है। इंटरेस्ट ऑफ यूजर सेफ गार्ड करना है, उनका वेरिफिकेशन हो। कई बार कोई गेम्स होते हैं जो बहुत वायलेंट होते हैं, डिप्रेसिंग होते हैं और यूजर्स के मेंटल इमोशनल हेल्थ पे काफ़ी एक टोल होता है, तो इसको रेगुलेट करने की बात है। रिकॉग्निशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंसिंग आइडेंटिटीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, और ये है अंग्रेजी कॉन्सिक्वेंट अपॉन या कॉन्सिक्वेंट टू। तो सी इट इज कॉन्सिक्वेंट अपॉन एंड नॉट कॉन्सिक्वेंट टू। जैसे यहाँ पे लिखा है बाला सुब्रमण्यम ऑफ मद्रास वांट्स टू नो वेदर इट इज दिस एंड दिस। तो सी कॉन्सिक्वेंट अपॉन हिज रेजिग्नेशन देयर वाज अ कैबिनेट रीशफल, ही रिजाइन कॉन्सिक्वेंट अपॉन हिज डिसएग्रीमेंट विद द बॉस। तो कॉन्सिक्वेंट के साथ टू नहीं आता है, कॉन्सिक्वेंट के साथ अपॉन आता है, अपॉन। सब्सिक्वेंट के साथ टू आता है, सब्सिक्वेंट टू हिज रेजिग्नेशन कैबिनेट रीशफल हुआ, तो सब्सिक्वेंट में टू लगाना है, कॉन्सिक्वेंट में अपॉन लगाना है। सिमिलरली यहाँ कॉन्सिक्वेंट अपॉन, ओके। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है दिस, इट शुड बी फुल स्टॉप आफ्टर मेसर्स। सी फ्रेंच लीव क्या होता है? फ्रेंच लीव ये होता है कि जब आप कहीं पर गए हैं बिना बताए आपने छुट्टी ले ली, ऑफिस से भाग गए, बॉस को बताया नहीं, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। इसका आइडिया ऐसा है कि फ्रेंच में जब पार्टीज वगैरह होती है तो व्हेन समबडी इज लीविंग तो वो बिना होस्ट को बताए साइलेंटली निकल जाता है, ताकि एक वहाँ पे ऐसा सीन नहीं बने। तो दैट इज फ्रेंच लीव विदाउट परमिशन वहां से चला गया। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न अ न्यू लीफ, दोनों करेक्ट है, मतलब नई शुरुआत करो। मेक अ न्यू एंड बेटर स्टार्ट, न्यू ईयर है, स्टार्ट। एडहॉक का मतलब होता है फॉर द पर्पस टू दिस एंड, टेम्पररी। जैसे एडहॉक टीचर्स है, वाइस चांसलर एडहॉक कमेटी उसने बनाया है, पार्लियामेंट में भी एडहॉक कमेटी होती है और परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, ओके। वर्ड ऑफ द डे है एवर, मतलब रिपोर्ट और मेंटेन, मतलब स्वेयर करना, असर्ट, वेरीफाई करना, ओके। ही एवर्ड दैट द एक्सपेरिमेंट्स वर फॉर साइंटिफिक पर्पसेस ओनली, ओके। ओथ, स्वेयर करना। देन ये नेक्स्ट है नॉट ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स आर इलीगल। सी इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, नॉट ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स आर इलीगल, बट फोर्स्ड कन्वर्जन भी नहीं होना चाहिए। देन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी बात किया किंग ऑफ ब्रिटेन मिस्टर चार्ल्स से, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। प्रेसिडेंट मुर्मू साहब ने यहाँ पे री एम्फेसाइज किया संविधान उद्यान, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बन रहा है राजभवन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस, फलक्रम है हमारा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉल फिशरमैन को ये बताया है पर्स सीन नेट्स हैं, इसके कारण इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अग्निपथ स्कीम एंड चाइना अनएक्सेप्टेबल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इजराइल, और $17 बिलियन का कट हुआ है फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी स्पेंड में। सब्सिडी भी क्या होता है, एक कॉस्ट होता है। सब्सिडी मतलब जैसे गैस सिलेंडर 1000 रुपये का है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी जो बंद हो गई है, उससे 200 रुपये कम हो गया तो 800 रुपये का आपको गैस सिलेंडर पड़ेगा। दिस इज सब्सिडी। बट सब्सिडी से कॉस्ट आता है, तो गवर्नमेंट जब खर्चा कम करने की कोशिश करती है तो सब्सिडी को कम कर देती है। देन संजय मुदाइलर साहब टेक्स चार्ज ऑफ आईओबीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये हो गया स्पोर्ट्स। तो ये हो गया कल का न्यूज़पेपर। अब हम आज का न्यूज़पेपर देखते हैं। तो आज का न्यूज़पेपर है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में। हम ईवीज की तरफ बढ़ रहे हैं, बट ऐसा भी बोला जा रहा है ईवीज से बेटर फ्यूल है हाइड्रोजन। अगर हमने हाइड्रोजन को टेम कर लिया, हाइड्रोजन फ्यूल्स को टेम कर लिया, तो ये बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है इसमें आगे बढ़ने का, हाइड्रोजन फ्यूल। सिमिलरली फ्यूजन इज ऑल्सो रियली गुड, फ्यूजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बेस्ड हम फ्यूल एज अ हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, बट ये जो हाइड्रोजन बना है ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से बना है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं, जैसे ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, लाइक दैट। तो इतने करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में अभी जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट को कम करना है, डीकार्बोनाइज करना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को, और ग्लोबल हब ऑफ प्रोडक्शन बनना है ग्रीन हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ग्रीन तब बोलते हैं जब उसका सारा इनपुट ग्रीन है। डीकार्बोनाइजेशन प्लांट होगा, मतलब कार्बन का कंटेंट हमें कम करना है। 60% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आएगा, चॉइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से जैसे हो सकता है। तो द आइडिया इज ये जो हाइड्रोजन बना है दिस इज अ ग्रीन हाइड्रोजन, इनपुट इज क्लीन एनर्जी। ओके, तो अभी हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अभी अगेन लेट अस वेट, अभी दिस अनाउंसमेंट है, क्लियर किया है इतना। आने वाले टाइम पे ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जीरो एमिशन है, ये चीज आगे बढ़ेगी। आप एक बताओ, ये एक वर्ड होता है ग्रीन वॉशिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग। अब ये है ऑपोजिशन महादई रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स माउंटेन गोवा। महादई की क्या स्टोरी है, इस रिवर को समझते हैं। ये है गोवा और ये है से महाराष्ट्र एंड दिस इज कर्नाटका। ओके, अब देखो ये महादई रिवर है और ये है मल्लप्रभा रिवर। तो महादई रिवर ऐसे आ रही है गोवा में, दिस इज गोवा, महादई रिवर। और महादई रिवर इंपॉर्टेंट है गोवा में, इधर मैनग्रोव्स वगैरह भी है, महादई इज इंपॉर्टेंट, इसका वाटर जरूरी है। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे क्या किया जाता है, मल्लप्रभा रिवर पे महादई का वाटर ट्रांसफर किया जाता है, सो दैट मल्लप्रभा रीजन के जो बेसिन है, जैसे कर्नाटका का भी धारवाड़ और ये बेलगावी, ये सारा जो रीजन है, यहाँ प्रॉपर वाटर सप्लाई हो जाए। तो इससे क्या होता है, गोवा को ऑब्जेक्शन होता है। तो गवर्नमेंट जो है गोवा की, वो ऑब्जेक्शन उठा रही है कि महादई रिवर प्रोजेक्ट कर्नाटका में जो हो रहा है, महादई जो रिवर है, महादई रिवर जिसको मांडोवी रिवर भी बोलते हैं, उसका पानी अगर आप मल्लप्रभा और दूसरी जगह डाइवर्ट करोगे बाय वेरियस डैम्स जैसे कालसा एंड बांडूरी, तो द पॉइंट इज दिस इज अगेन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हो जाएगा कि ये जो डाइवर्जन है गोवा इससे कॉम्प्रोमाइज होगा। तो लेट अस सी अब यहाँ पे क्या डिसीजन होता है। हमको आज का जो आंसर राइटिंग करना है वो ये है कि वेस्टर्न घाट्स की सारी रिवर्स पे एक नोट तैयार करते हैं, ऑल द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, देन दिस इज द नेक्स्ट न्यूज। सर्विसेज का पीएमआई शोज सर्ज इन दिसंबर 58.5 पे, 50 के ऊपर है मतलब एक्सपेंशन, 50 के नीचे मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सर्ज हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अबव 50 रहा है विच इज अ रियली गुड थिंग, मतलब सर्विस सेक्टर में बूम आ रहा है। पीएमआई ज़्यादा ऑथेंटिक होता है पीएमआई, बिकॉज इसमें हम ये देखते हैं कि वेरियस सेक्टर्स जो हैं, शॉपकीपर्स, इंडस्ट्री के वेरियस स्टेक होल्डर्स, ये अपने रॉ मटेरियल स्टॉक पाइल कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर सीजन अहेड, और ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं बिकॉज दुकानदार को ज़्यादा पता होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, हवा का क्या रुख है। तो पीएमआई इज़ अ बेटर इंडिकेटर इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर। तो दिस इज देयर, 50 से ऊपर होना चाहिए, एक्सपेंशनरी माना जाता है उसे। देन ये है रिगेनिंग पेस। तो ये 165 मीटर का ब्रिज है, मराडू कोचिन में रिज्यूम कर दिया इसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तेलंगाना जॉइंस फ्री राइस स्कीम अंडर एनएफएसए। साइलेंट वैली बर्ड स्पीशीज, साइलेंट वैली कहाँ है, नेशनल पार्क है केरला में,
और यहाँ बर्ड्स बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स हैं यहाँ पे, बर्ड्स स्पीशीज। एंटायर वेस्टर्न घाट एक हॉटस्पॉट है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। अब ये है एन ओपन लेटर टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब सी, पहली बात तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज बिग। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मतलब बॉलीवुड नहीं होता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज आती है ऑल ओवर द इंडिया। सो इट इज नॉट स्पेसिफिकली दैट इज बॉलीवुड। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एक्चुअली ये बोला जाता है फिल्म्स जो होती है वो हमारी सोसाइटी को शेप भी करती है, एंटरटेन भी करती है, नैरेटिव भी बनाती है, सोसाइटी का वो आईना भी होती है। पर अब फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी भी होती है। जैसे आप देखो बहुत सारी बायोपिक्स भी आती है, रियल लाइफ इतना एक्साइटिंग नहीं होता है उसमें, इतनी सारी लाइक ड्रामेटाइज और नैरेटिव ऐसा नहीं होता है। बट वही मूवीज में जब आता है तो उसमें थोड़ा लाइक ड्रामा ऐड किया जाता है, उसमें थोड़ा सेंसेशनलाइज किया जाता है, एंटरटेनमेंट ऐड किया जाता है। बट अब ये भी बात होती है कि क्या वो मुद्दे से तो नहीं भटक रही है, या फिर वो प्रोपोगेंडा ओरिएंटेड नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री ऑल्दो इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली, बट ये एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर भी रखती है। सॉफ्ट पावर, ये व्यूज शेप होता है, ओपिनियन शेप होता है, ट्रेंड सेटर होता है, फॉरेन में हमारे एम्बेसडर्स होते हैं ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक एट्सेट्रा। सो क्या उधर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे क्रिएटिव फ्रीडम है, उसको क्या कर्टेल नहीं करना चाहिए, क्रिएटिव फ्रीडम बाय द गवर्नमेंट। ये मिक्स्ड सिग्नल्स है, मैन्युफैक्चरिंग में गेन हुआ है, पीएमआई क्या डेटा बोला, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है इकोनॉमी में, व्हाट इज पीएमआई, व्हाट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लाइक दैट। गेमिंग एंड गैम्बलिंग है, यहाँ पे भी बात है इकोनॉमिक राइट, पर्सनल फ्रीडम, सोशल इंपेरेटिव का बैलेंस होना जरूरी है। ये अभी ड्राफ्ट रूल्स है, ड्राफ्ट अमेंडमेंट है, जब तक ये पूरा नहीं सेटल हो जाए इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमें। तो अभी जैसे केवाईसी होना चाहिए, ग्रीवेंसेस हैं, जो इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री एक ह्यूज इंडस्ट्री है, तो इस पे रेगुलराइज करने का यहाँ पे अभी बात है। कई बार एक्सटर्नल प्लेयर्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल गेमिंग कम्युनिटीज़ हैं, वो फिर हमारे अक्सर यंगस्टर्स होते हैं गेमिंग में एट्सेट्रा में, यंग गेमर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है साइकोलॉजिकली, हेल्थ एट्सेट्रा। कई बार बहुत वायलेंट होता है, एडिक्टिव होता है, सेक्सुअल कंटेंट होता है, इनको कैसे रेगुलेट किया जाए। द वैल्यूज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये आर्टिकल लिखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। 3 टियर होते हैं, पहला टियर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा होता है दिस पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी। सी 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने पार्लियामेंट में हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इतना टाइम हो गया बट जैसे रिजल्ट्स आने चाहिए थे 3rd टियर के वो आए नहीं। इसके बहुत सारे रीज़न है। नंबर 1 रीज़न है इनमें ऑटोनॉमी नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। बहुत सारा जो स्टेट को डिवोल्यूशन होना चाहिए जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में वो होता नहीं। सो द पॉइंट इज म्युनिसिपल गवर्नमेंट को अक्सर इनइफेक्टिव बोल दिया जाता है, करप्ट बोल दिया जाता है। तो कैसे इस चीज़ को करेक्ट किया जाए, सेल्फ गवर्नेंस को हम कैसे बढ़ाएं, बिकॉज सेल्फ गवर्नेंस इज गुड। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप सीधा अप्रोचेबल होगा आपका म्युनिसिपैलिटी के से पार्षद एट्सेट्रा, म्युनिसिपैलिटी या गांव में आप देखो तो द पॉइंट इज ये अप्रोच में होगा डायरेक्ट सिटीजन का, ग्राम सभा में सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन होगा, तो इनको एनकरेज करना ज़रूरी है। 73rd 74th में था कि सोशल जस्टिस देना है, स्कीम्स प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होता है 1/3 फॉर विमेन, और ग्राम सभा में हम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, हर किसी को लोकल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने का मैंडेट है, जस्टिस होगा, डेवलपमेंट होगा एट्सेट्रा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओन होगी, शेयर होगी। बट प्रॉब्लम ये आती है इसकी फंक्शनिंग में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके पास इकोनॉमिक माइट नहीं होती। तो बहुत सारे डिसीजन, टैक्सेशन का पावर नहीं है, आपको रोड बनाना है बट यू आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट, जो क्योंकि ग्राम सभा के पास पावर नहीं है, फंड्स नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो लोकल गवर्नमेंट को हमें स्ट्रॉन्ग करना इज़ अ मस्ट, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तभी ये जो लेटर एंड स्पिरिट में सेल्फ गवर्नेंस होगा, जो गांधी जी ने बोला था ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वो वर्कआउट हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो हमें एक एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत है, और जो लोकल्स हैं उनमें भी एक कल्चर बनाने की ज़रूरत है दिस सेल्फ गवर्नेंस का। मोहम्मद इकबाल, अ पोएट फॉर ऑल एजेस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देन दिस इज कॉन्टेक्चुअलाइज किया है, ये जल्लीकट्टू का भी आर्ग्यूमेंट है, इस पे अभी थोड़ा और वेट करते हैं, लेट अस सी अभी फाइनली और क्या डिसीजंस आते हैं।
लद्दाख कमिटी हाई पावर्ड बना है। रीडिंग न्यूज़पेपर इफेक्टिवली, सी न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, न्यूज़पेपर आपको स्मार्टली पढ़ना चाहिए और वो भी विद इन द सिलेबस। नो योर इंग्लिश है, जैसे MS लिखा होता है, अब सी जैसे MR लिखा है मिस्टर, तो ये नहीं बता रहा है कि वो पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है। तो सिमिलरली विमेन के लिए ये वर्ड होता है MS, ओके। तो MS वर्ड होता है, इसका रीसेंट ओरिजिन है, ओके। अब स्लैंग क्या होता है? इंग्लिश में स्लैंग होता है मतलब दे आर लाइक इनफॉर्मल होता है, कॉलिक्वलिज्म हो जाता है। जैसे ये वर्ड है चैप, तो ब्लोक जैसे दिस इंग्लिश में एक वर्ड हो जाता है ना। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, बस, मॉब, स्काई स्क्रैपर, लाइक दैट, ये सब स्लैंग्स है, फॉर्मल लैंग्वेज में से यूज़ नहीं करते हैं। अब राइटिंग में भी अवॉइड करना इन सारे वर्ड्स को यूज़ करना। एयरमेल, कॉप जिटर्स, ब्यूगल, कॉफिन मील, देन आइज टू द आईब्रोज टोटली ड्रंक। स्लैंग्स जो होते हैं ये इनफॉर्मल माने जाते हैं। रिटर्न में हम स्पेशली जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन अवॉइड द स्लैंग लैंग्वेज, ओके। ऑलराइट, अब एक वर्ड है वंस फॉर ऑल और वंस एंड फॉर ऑल, दोनों ही सही है, दोनों का मतलब फाइनल है, डिसाइसिव है, कॉन्क्लूसिवली। आई एम टेलिंग यू वंस फॉर ऑल दैट आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, वी आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटी। इनग्रेट का मतलब होता है जिसमें कोई ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहा है। पर्सन शूज नो ग्रैटिट्यूड, थैंकलेस है इंडिविजुअल, अनग्रेटफुल पर्सन है। पता है ग्रेटफुलनेस की सबसे अच्छी बात क्या होती है? आप जितना ग्रेटफुल होते हो ना, उतनी अपॉर्चुनिटीज और मिलती है ग्रेटफुल होने की। तो बीइंग ग्रेटफुल, थैंकफुल होना चाहिए। सो मेनी गुड थिंग्स लाइफ में होती है, बट हम अक्सर नेगेटिव्स को देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड बी ग्रेटफुल। Then this is Supreme Court, OBC reservation, then violence and Uttarakhand, and this is inflation, immigration। CERC ने ऑर्डर किया है पेमेंट टू कोल पावर यूनिट, फोर्स्ड आउटपुट, कोल इंपोर्ट। कोल का ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना है बिकॉज कोल एंड जो ऑयल है ये लिमिटेड रिसोर्स है। नेट बैंकिंग और इनसे कंप्लेंट्स आती है, RBI ने बताया। सेंसेक्स 1% स्लाइड। ट्राइब्यूनल्स ने बोला गूगल, ट्राइब्यूनल डिक्लाइन की गूगल प्ली टू ब्लॉक CCI's एंड्रॉइड रूलिंग। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और अक्सर जैसे गूगल हुआ, एप्पल हुआ, ये अपने जो स्टोर्स हैं, प्ले स्टोर्स हैं, उसमें मोनोपोली है, चार्ज कितना ले रहे हैं, सर्च में क्या मोनोपोली है, मोनोपोली को दूर करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। और ये हो गया स्पोर्ट्स, ओके। सो ये हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम आते हैं आंसर डिस्कशन में। तो लेट अस डिस्कस 1 जनवरी 2023। ये 23 है ना, मैं इसको कल करेक्ट कर दूंगा। देखो बहुत अच्छे आंसर्स लिखे आपने, दिस इज रियली रियली गुड। 10 की एरिया थे जिसमें इंडिया को फोकस करना है 2023। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ऐसे 10 एरिया बताओ। तो जैसे राम नरेश ने बताया, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, इंफ्रा, रिन्यूएबल, बैंकिंग, ग्रीन डेवलपमेंट, दिस इज वेरी गुड। जैसे क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ। फिर एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रेजिलियंट ग्रोथ होना चाहिए, SDGs होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज वेरी गुड। जैसे 3Fs, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फैंटास्टिक। विमेन डेवलपमेंट, IT, रियल एस्टेट, वेरी गुड। फास्ट मूविंग, FMCG में भी करना। तो देखो इसमें हमने ओरिजिनलिटी दिखाया, हमने बताया इन 10 एरिया में हमें फोकस करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आंसर है, दिस इज अ वेरी गुड आंसर। जो ओरिजिनलिटी है वो हमेशा एनकरेज की जाती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इकोनॉमी, अब देखो नंदिनी ने भी बताया, इकोनॉमी, पॉलिटी, फॉरेन अफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट, एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म, डिफेंस, स्पोर्ट, वेरी नाइस। कंक्लूजन, वेरी गुड, वेरी नाइस, स्पोर्ट इज रियली गुड। गजानन ने भी बताया आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा, डिजिटल, देन डिजिटाइजेशन, अक्षय ऊर्जा, यस, पर्यावरण, देन खेती, देन मूलभूत रोजगार, और दिस अंतरराष्ट्रीय, वेरी नाइस, वेरी गुड, सी वेरी गुड, मराठी इज रियली गुड, वेरी नाइस। शगुफ्ता ने बताया इकोनॉमी, हेल्थ, हेल्थ इज गुड, इंटरनेशनल रिलेशंस, एजुकेशन, अब साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया, वेरी नाइस। एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कोऑपरेशन, विमेन, देन पॉलिसीज, वेरी नाइस। पूजा ने बताया एजुकेशन, इंफ्रा, विमेन, देन ग्रीन, ब्लू इकोनॉमी, क्लीनिंग इज गुड पॉइंट, देन गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, वेरी नाइस, वेरी गुड। सुप्रिया ने बताया हेल्थ के भी पार्ट्स बताए, डेवलपमेंट, एग्री, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, टाउन प्लानिंग इज रियली गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, ट्राइबल, वेरी गुड पॉइंट। जेंडर इक्वलिटी, तो देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, फॉर्डर पॉइंट्स हैं, दीज आर रियली रियली गुड पॉइंट्स। ये जो हमारा कम्युनिटी है ना, ये बड़ा अमेजिंग कम्युनिटी है, ऑसम कम्युनिटी, इसको ज्वाइन करिए आप, आंसर राइटिंग करिए। रत्ना प्रिया, दिस इज रियली गुड। सी
प्रायोरिटीज बताया, ग्रीन डेवलपमेंट, इंक्लूसिवनेस, टेक्निकल, वेरी गुड, ये सब इंपॉर्टेंट है। वाटर, सी वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट, वेरी नाइस। देन इंडिया को इन सब एरिया में फोकस करना चाहिए। सॉफ्ट पावर, ये बड़ा अच्छा पॉइंट, देखो कितने अच्छे अच्छे नए नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, वेरी नाइस। अदिति ने बताया इंडिया को किस में फोकस करना चाहिए, सो सी ये सारे पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ वाइज लिखा है। इसरो का भी बताया है। समिंग अप, सी एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लाइमेट, इकोनॉमी, फॉरेन, नेबरहुड पॉलिसी, दिस इज गुड, सोशल रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस, देन लीडरशिप, कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी गुड। टुंडुप ने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे, सी ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन नेचुरल रिसोर्स, पॉपुलेशन इज गुड, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, रिन्यूएबल, पंचायती राज, दिस इज वेरी गुड, पंचायती राज पॉइंट। तो सी कितना यूनिकनेस है, ये यूनिकनेस बहुत अच्छा है और ये पॉइंट्स भी वेल विद इन द सिलेबस है, फैंटास्टिक। मोना ने देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, इंफ्रा, एग्री, डिफेंस, आईटी, स्पेस, कल्चर इज गुड पॉइंट, डिजिटल इंडिया, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, और इनको एलैबोरेट भी कर दिया। तो देखो लिखना क्यों इतना जरूरी है, लिखने से चीजें कंसोलिडेट होती है, वेरी गुड। दीपाली ने बताया फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, सेलिब्रेटिंग इंडिया, दिस इज सच अ गुड पॉइंट, एनवायरनमेंट, डिफेंस, डेटा प्रोटेक्शन, स्पेस, आत्मनिर्भर, डेवलपमेंट एंड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेररिज्म एंड पीस। रश्मि ने बताया की डायमेंशंस क्या है, सी कंस्ट्रक्शन, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, दिस इज वेरी एम्बिशियस, वेरी गुड। सिटीजन्स एंड बूस्टिंग रूरल इंफ्रा, हार्नेस करो एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, गुड, वेरी गुड पॉइंट, वेरी वेल डन। शिवाक्षी ने भी बहुत अच्छे से बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वेरी नाइस। देन प्रेसिडेंसी है, एजुकेशन है, क्लाइमेट, इकोनॉमी, सोशल, पीस कीपिंग, गुड, एसडीजी, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन पॉलिसी इज वेरी नाइस, गुड पॉइंट, सी वेरी, इसको पूरा एक बार सारी कॉपीज देखना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वेरी गुड, यू ऑल आर सो अमेजिंग। देन जो इंडिया में, अब देखो चंदन का अप्रोच देखो, इंडिया में क्या होने वाला है 2023 में, उसके अकॉर्डिंगली ये की एरिया होना चाहिए, वेरी लॉजिकल। हेल्थ, एजुकेशन, एग्री, डिफेंस, स्पेस, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, टूरिज्म, वेरी नाइस। अमरजीत ने बताया स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, हिंद महासागर, गुड पॉइंट, जलवायु, साइबर सुरक्षा, कृषि, COP 15, COP 27, वेरी नाइस, सी सारे एक्सप्लेन भी कर दिए। अफसाना ने भी बताया पॉइंट्स, IR, इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी, वेरी गुड पॉइंट, ओशन, इंडिजिनस डिफेंस, हेल्दी पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड, स्किल्ड डेमोग्राफी, बहुत अच्छे पॉइंट्स है अफसाना, वेरी नाइस। आरती, दिस इज अगेन गुड। आर्ट एंड कल्चर, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है शुरुआत में ही, वेरी गुड। पर्सनैलिटीज, विमेन एम्पावरमेंट, गुड गवर्नेंस, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एग्री, इंटरनेट, साइबर फ्रॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा हाईलाइट है। एनवायरमेंट, फूड प्रोसेसिंग, आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, एक्सीलेंट। तो देखो कितना यूनिकनेस है इस कॉपी में, वेरी नाइस, वेरी गुड। यही हमें सीखना है, ओरिजिनलिटी अपनी मेंटेन रखना है। निशा की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। ग्रीन डेवलपमेंट, देन फाइनेंस, IR, क्लाइमेट, मैरीन, ये इतने सारे आप लिखते जाओ, ये सब चीज़ें आपका सबकॉन्शियसली सेटल हो जाएगा पूरा सिलेबस, ये सारे कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मीन्स आप सब लोग रॉक कर दोगे, मार्क माय वर्ड्स। सी रूरल, अर्बन, एजुकेशन, स्पेस, रिन्यूएबल, इकोनॉमी, हेल्थ, IT, फैंटास्टिक, सी सारे अच्छे से एलैबोरेट भी कर दिए। प्रियंका ने भी बताया यहाँ पे इंफ्रा, डिजिटल, एनर्जी, रूरल, देन रिवर इज गुड, रिवर क्लीनिंग, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस, एग्री, वेरी गुड, और इसको एलैबोरेट भी किया, फैंटास्टिक, वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। हजिंदर, एजुकेशन, हेल्थ, सी कितनी अच्छी कॉपीज है, गुड गवर्नेंस, मैरीटाइम, क्लाइमेट चेंज, साइबर क्राइम, ओशियन, UNO, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्पावर विमेन। अर्चना ने लिखा गवर्नेंस, एजुकेशन, क्वालिटी बढ़ाओ, यूनिवर्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छी शिक्षण संस्थान। देन क्रेडिबल फिस्कल पॉलिसी होना चाहिए, ट्रेड, फाइनेंस, एग्री, इंफ्रा, एनवायरमेंट, हेल्थ, विमेन, सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, डेटा प्राइवेसी, दिस इज वेरी गुड पॉइंट, वंडरफुल। सी तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है, आप लिखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।